नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की खबर से। महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से उठापटक जारी है। शिवसेना के नाम और पार्टी के सिंबल पर हक को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच पिछले कुछ समय से तनातनी चल रही थी। इसी बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद शिवसेना का नाम और पार्टी का निशान उद्धव ठाकरे से छीन लिया गया और इस बात की टीज अब शिवसेना अपने पेपर सामना में निकाल रही है। सामना में आज बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा गया है कि खरीद लिया न्याय। साथ ही बीजेपी पर फैसला खरीदने का आरोप लगाते हुए इलेक्शन कमीशन को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया गया है। सामना में बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर तंज कसते हुए लिखा है कि जैसे किसी दुकान से चना मूंगफली खरीद ली हो, उसी तरह से शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह के मामले का फैसला भी खरीद लिया गया है। यह बात किसी से छिपी नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं, महाराष्ट्र में चुनाव चिन्ह को लेकर राजनीति गरमाई है। शिवसेना पर कब्जे की जंग अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव चिन्ह को लेकर राजनीति लगातार गरमाई हुई है और ये जंग अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को चुनौती देगा उद्धव गुट। जी हां, उद्धव ठाकरे गुट आज अर्जेंट सुनवाई के लिए गुहार लगाएगा। ठाकरे गुट में चुनाव आयोग के फैसले के बाद रोष देखा जा रहा है। ठाकरे गुट की ओर से कपिल सिब्बल दलीलें देंगे। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के शिवसेना का नाम और निशान शिंदे गुट को देने के फैसले के खिलाफ ठाकरे गुट आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। महाराष्ट्र में इस वक्त चुनाव चिन्ह को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। ठाकरे गुट चुनाव आयोग के फैसले के बाद से ही रोष में है और इस फैसले का कड़ा विरोध भी कर रहा है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि उनकी तरफ से चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए ऑनलाइन याचिका दाखिल कर अर्जेंट सुनवाई की गुहार लगाई गई है। वहीं ठाकरे गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल दलीलें देंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, संजय राउत के खिलाफ नासिक में शिकायत दर्ज कराई गई है। सीएम एकनाथ शिंदे पर लगाए थे गंभीर आरोप। जी हां, संजय राउत ने गंभीर आरोप लगाए थे। नासिक में शिकायत दर्ज कराई गई है। आईपीसी की धारा 500 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है। शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ नासिक में शिकायत दर्ज कराई गई है। बता दें कि संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायत के आधार पर पंचवटी पुलिस ने संजय राउत के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 के तहत शिकायत दर्ज की है। दरअसल संजय राउत ने दावा किया था कि शिवसेना पार्टी के नाम और निशान तीर और धनुष को खरीदने के लिए 2000 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है। इससे पहले चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया था और उसे तीर और धनुष का चुनाव निशान दे दिया गया था। तो एकनाथ शिंदे पर गंभीर आरोप लगाए थे संजय राउत ने। संजय राउत का कहना था कि 2000 करोड़ रुपए की टोटल डील हुई है, 2000 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है। अब संजय राउत के खिलाफ नासिक में शिकायत दर्ज करा दी गई है। शुभम पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। शुभम, शिकायत दर्ज करा दी गई है संजय राउत के खिलाफ क्योंकि बड़ा आरोप उन्होंने कल लगाया था, कहा था 2000 करोड़ रुपए की डील हुई है। तो शुभम से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। आईपीसी की धारा 500 के तहत एनसी दर्ज कर ली गई है। संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाया था। संजय राउत का कहना था कि 2000 करोड़ रुपए की डील हुई है। चलिए अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी विधानसभा के बजट सत्र से पहले सपा का बवाल देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विधायकों का हंगामा देखने को मिला है। विधानसभा के बाहर सपा विधायकों की नारेबाजी सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। 22 फरवरी को यूपी विधानसभा में बजट भी पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बवाल कर दिया। तो यूपी विधानसभा में बजट सत्र से पहले बवाल देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर वहां पे हंगामा किया, नारेबाजी की। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक यहां पे नजर आ रहे हैं, जिनको पुलिस बल जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं उन्होंने हाथों में तख्तियां ले रखी हैं, नारेबाजी वहां पे चल रही है। कुछ विधायकों को हटाया जा रहा है।
लड़ाई ठीक से लड़ेंगे, तुम नेता विपक्ष का पद त्याग करके हमको दे दो, इसलिए धरना दिए होंगे। आज आपकी बात को दोहराया है सिद्धार्थनाथ ने। आपने कहा था जाति जनगणना के लोग बात कर रहे हैं, पहले अपनी पार्टी में जाति जनगणना कर लें, कितने पार्टियों को, इनके परिवार के सदस्यों को टिकट मिले। ये तो मैंने कल ही जो कहना था कह ही दिया है कि जाति जनगणना की बात समाजवादी पार्टी के द्वारा विषय को उठाना एक ढोंग के अलावा कुछ नहीं है। जब स्वयं प्रदेश की सत्ता में थे और देश की सत्ता इनके दल की बैसाखी पर थी, तब मुद्दे को उठाए नहीं। हम सभी जातियों को न्याय देने का काम, सबका साथ सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान, यही है भारतीय जनता पार्टी की पहचान। समाजवादी पार्टी की क्या पहचान है? गुंडागर्दी करना, अराजकता करना, माहौल खराब करना, प्रदेश के विकास के वातावरण के कारण से उनका वैसे भी हाल खराब है कि अगर प्रदेश का इतना विकास हो जाएगा तो जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे। अगर उनके पास कोई मुद्दा है तो आवे सदन में अपनी बात कहें और सरकार उस बात का जवाब देगी। सड़क में बैठ करके केवल मीडिया इवेंट बनाना, वह भी सत्र के दौरान, यह तो अगर शिवपाल जी जैसे मतलब कई बार जो सदन में सदस्य रहे हैं उन्होंने ये काम किया है तो भगवान उनको बुद्धि दे। कह सकते हैं कि लगातार आपको दिखा रहे हैं यूपी विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर की जमकर हंगामा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक। और अभिनव पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या वजह है, क्यों विरोध कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक? देखिए, समाजवादी पार्टी का साफ तौर से कहना है कि उनके साथ इस बार जो नेतृत्व में है वो शिवपाल सिंह यादव, जो कि हाल ही में राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, उनके नेतृत्व में है। उन लोगों का साफ तौर से कहना है कि इस बार विधानसभा में उत्तर प्रदेश में जो है वो कानून व्यवस्था से लेकर इसके बाद कानपुर का मुद्दा हो गया, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको कि समाजवादी पार्टी उठा रही है। वहीं आपने अभी सुना कि केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये पार्टी जो है वो सिर्फ गुंडों की पार्टी है, इन लोगों का कोई वो नहीं है। ये सिर्फ जो है विधानसभा के बाहर जो है धरना प्रदर्शन करना, ये दर्शाता है कि पार्टी की चरित्र जो है वो किस तरह का है। तो कुल मिलाकर मैं बता दूं कि आज का दिन जो है वो पहला आज सत्र है। थोड़ी देर में यहाँ मुख्यमंत्री आने वाले हैं। मुख्यमंत्री जो है वो पहले भाषण यहाँ पर स्पीच देंगे, मीडिया के सामने होंगे। उसके बाद जो है महामहिम राज्यपाल यहाँ पर आएंगी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद जो है आज सत्र की जो कार्रवाई जो शुरू होगी वो थोड़ी देर बाद ही ऐसा प्रतीत है कि वो शोक संवेदना के बाद जो है वो समाप्त हो जाएगी। बजट सत्र है इस बार। ऐसी सूरत में जो है उत्तर प्रदेश में कितने का बजट और ये तमाम चीज़ें जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार इस बार बहुत से ऐसे बिल हैं जो कि पास कराने जा रही है। लेकिन अभिनव, अगर ये सारा इनको जो मांगे थी, जो विपक्षी पार्टी मांग कर रही है समाजवादी पार्टी, ये तो सदन के अंदर भी कर सकते थे। राज्यपाल का अभिभाषण होना है, उसके बाद प्रक्रिया ने शुरू होना है, बजट सत्र का अहम दिन है, बाहर से ही, और शुरुआत अभी हुई नहीं, उससे पहले ही विरोध कर देना। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि कल ही इनकी रणनीति तैयार हुई थी। चूंकि अखिलेश यादव देश से बाहर हैं, ऐसी सूरत में शिवपाल सिंह यादव ने इस बार कमान संभाल रखी है और शिवपाल सिंह यादव को विधानसभा में जो पहली कुर्सी जो विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष की होती है वो इस बार दी गई है। इसके साथ साथ वहाँ पर वो रहेंगे अपनी जो है ताकत दिखाने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि सदन में किस तरह से जो है आगे जो है हंगामा करना है, इसकी रणनीति कल ही तैयार हो गई थी। और आज विधानसभा के सामने जो है वो पूरी तरह से वहाँ पर तमाम नारेबाजी हो रही है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, कानून व्यवस्था को लेकर नारेबाजी हो रही है। इसके अलावा जो है एक मुद्दा और जो गरमाने की संभावना है वो ये है कि जब अब्दुल्ला आजमी की जो सदस्यता समाप्त कर दी गई है उस पर भी जो है सदन में समाजवादी पार्टी हंगामा कर सकती है। अभिनव, लेकिन अगर इस तरीके के हालात रहे, क्योंकि कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, तो ऐसे में तो बजट सत्र चलना बहुत मुश्किल है। इस तरीके की अगर नारेबाजी होगी, इस तरीके का प्रदर्शन होगा समाजवादी पार्टी या विपक्षी दलों की तरफ से, तो ऐसे में तो सत्र को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये तस्वीरें आप यहां पे देख सकते हैं जहां पे कि शिवपाल सिंह यादव नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के महासचिव। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ से 24 फरवरी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। करीब 13 जगह ईडी की छापेमारी सामने आई है। सर्च ऑपरेशन की लिस्ट में कई कांग्रेसी नेता शामिल हैं। सौम्य चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, कई अन्य
गिरफ्तार किया गया है। तो करीब 13 जगह ईडी की छापेमारी हुई है। सर्च ऑपरेशन की लिस्ट में कई कांग्रेसी नेता शामिल हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर है। 24 फरवरी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है, उससे पहले ही ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। करीब 13 जगह ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले ईडी की बड़ी कार्रवाई। सर्च ऑपरेशन की लिस्ट में कई कांग्रेसी नेता शामिल हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सर्च ऑपरेशन की लिस्ट में कई कांग्रेसी नेताओं के नाम शामिल हैं। 13 जगह बताया जा रहा है कि ईडी ने छापेमारी की है। सौम्य चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, तमाम नेताओं के इसमें नाम शामिल हैं। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बड़ी कार्रवाई की है। अली शरर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली, एक बड़ी कार्रवाई यहां पे नजर आ रही है ईडी की। 13 जगहों पर बताया जा रहा है कि छापेमारी की गई है। देखिए, बिल्कुल आपको बताते हैं रवीश, आज सुबह 6 बजे से छत्तीसगढ़ की 13 लोकेशन पर, यानी कि 13 अलग अलग स्थानों पर ईडी द्वारा छापेमारी की जा रही है। और ये इसमें बड़े कांग्रेस के नेता भी हैं जिनके यहाँ ये छापेमारी की जा रही है। और बताया जा रहा है खनन के मामले में करोड़ों रुपए के घोटाले के चलते ये पूरी कार्रवाई की जा रही है और सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है रवीश जी। और इसमें कई लोगों के नाम शामिल हैं अली, और कई बड़े नेताओं के नाम भी शामिल हैं, जैसे सौम्य चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी। बिल्कुल, देखिए ये ऐसे बड़े नेता हैं जिनके यहाँ पर फिलहाल छापेमारी, जिनके आवास और जिनकी फैक्ट्रीज में छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि और कई महत्वपूर्ण ऐसे साक्ष्य मिले हैं ईडी को जिसके आधार पर कार्रवाई आगे भी की जा सकती है। अभी तक की यही जानकारी प्राप्त हुई है रवीश। अली, एक बड़ा सवाल यह भी है कि 24 तारीख को क्योंकि राष्ट्रीय अधिवेशन भी होना है कांग्रेस का, ऐसे में जाहिर है कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठाए जाएंगे कि उससे पहले ईडी की ये छापेमारी कहीं किसी साजिश के तहत तो नहीं कराई गई है। देखिए, बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है रवीश, क्योंकि इस तरह की बातें बिल्कुल निकल कर आ सकती हैं कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस का कहना हो सकता है कि 24 फरवरी से पहले जो ये छापेमारी की जा रही है, कहीं हमारी जो कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की प्रयास तो नहीं है। हालांकि ईडी के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से अपने साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब से पहले भी की गई है सर्च ऑपरेशन और अभी फिलहाल जारी है रवीश। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अली तमाम जानकारी देने के लिए। अली शरर हमारे सहयोगी तमाम हमें जानकारी दे रहे थे। ईडी ने छापेमारी की। चलिए बढ़ते हैं आगे। मोरबी ब्रिज हादसे में एसआईटी रिपोर्ट सामने आ गई है। एसआईटी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोरबी ब्रिज हादसे में एसआईटी रिपोर्ट सामने आई है। एसआईटी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। 49 में से 22 केबल पहले से ही खराब थे। तो मोरबी में जो हादसा हुआ था गुजरात में, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, ये तस्वीर भी आपको याद होगी। अब इसकी रिपोर्ट जो सामने आई है, जंग की वजह से 22 केबल पहले से ही खराब थे। तो ये जो एक झूला पुल था जिसे कहा जा सकता है, उसमें 22 केबल पहले से ही खराब थे। भीड़ की वजह से बाकी 27 केबल भी टूट गए। मोरबी हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। तो एसआईटी रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें यह बताया गया है कि 49 में से 22 केबल पहले से ही खराब थे, जंग उनमें लगा हुआ था। इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। एसआईटी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा सामने आया है। ये मोरबी का झूला पुल था जिसमें जो टूट गया था और जिसके टूटने से 135 लोगों की मौत हो गई थी। काफी लोगों को हालांकि बचाया भी गया था, लेकिन 135 जानें जो थी वो चली गई थी। एसआईटी में यही वजह सामने आ रही है कि भीड़ की वजह से जो बाकी के जो केबल थे वो भी टूट गए, जिसकी वजह से पूरा ब्रिज कोलैप्स हो गया, टूट गया और उसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। तो मोरबी ब्रिज हादसे में एसआईटी की रिपोर्ट सामने आ गई है। मेहुल झाला हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करते हैं मेहुल का। मेहुल, एसआईटी की रिपोर्ट आई है और उसमें बताया गया है कि 22 केबल खराब थे, और क्या क्या अहम जानकारियां इस रिपोर्ट से सामने आ रही हैं? देखिए रवीश जी, मोरबी में 30 अक्टूबर को जब देव दिवाली का पर्व था, उस दिन ये छठ का भी पूर्वोत्तर में पर्व मनाया जाता है। उसी शाम केबल ब्रिज हादसा हुआ था मोरबी में। तकरीबन 135 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना का जो प्रत्याघात है वो न केवल भारत देश में बल्कि विदेशों में भी इनसे जुड़ी कड़ी प्रतिक्रियाएं आई थी। सबसे अहम मामला है कि एसआईटी की रिपोर्ट में प्रारंभिक जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया गया है कि 49 में से तकरीबन
22 केबल जो है वो जंग भरे हुए थे, जंग लगे हुए थे उसमें, और सीधे सीधे तौर पर नगर पालिका मोरबी और ओरेवा कंपनी को जिम्मेदार ठहराया गया था। लंबे अरसे तक, जब तक गुजरात में चुनाव थे, तब तक जो ओरेवा कंपनी के एमडी है, मालिक है जयसुख पटेल, जिन्होंने बिना किसी जानकारी के केबल ब्रिज का उद्घाटन कर दिया था दिवाली के 5 दिन पहले, और उसके 5 दिन के पश्चात ही इस तरह से ब्रिज हादसा हो गया। अब एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये नगर पालिका और ओरेवा कंपनी को सीधा जिम्मेदार ठहराया है। मैं आपको बता दूं कि जयसुख पटेल को जेल हवालात में भेज दिया गया है। इसके साथ साथ 10 और 9 और लोगों के नाम थे। जयसुख पटेल का नाम प्रारंभिक फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट में बाद में तकरीबन 2-2.5 महीने के बाद उनका नाम जुड़ा था। तब तक वो एस्कॉन्डेंट भगोड़े रहे थे, और उसके बाद उन्होंने सरेंडर किया। जब उनको लगा कि कोई बचने का कोई तौर न तरीका है, उसके बाद उनको कोर्ट में उनकी पेशी की और अग्रिम जमानत याचिका उन्होंने रखी थी, पर वो खारिज हो गई और सरेंडर कर दिया और जेल हवालात में। जो ये प्रारंभिक मेहुल इस एसआईटी रिपोर्ट जो आप प्रारंभिक जो रिपोर्ट बता रहे हैं, इसके आने के बाद गुजरात में सियासी भूचाल क्या तेज हो सकता है? इससे पहले मतलब 4 दिन पहले ही नगर पालिका को सुपरसीड क्यों न किया जाए, इस मामले में राज्य सरकार ने उनको कारण बताओ नोटिस भेजा था। 15 तारीख को नगर पालिका के जो सदस्य थे वो एकजुट हुए थे, और उसके बाद उनकी जो रिपोर्ट थी राज्य सरकार को सौंप दी गई थी। उसके बाद अब सुपरसीड करना नहीं करना, कब तक करना है, क्योंकि मियाद 16 तारीख तक की, 16 फरवरी तक की थी। उसके बाद 16 को इन्होंने रिपोर्ट भी दायर कर दी है। अब इस मामले में लगता है कि मोरबी नगर पालिका सीधी जिम्मेदार है, जितनी ओरेवा कंपनी जिम्मेदार है, उसको लेकर राज्य सरकार कोई कड़ा फैसला ले सकती है, यानी कि सुपरसीड कर सकती है। कांति अमृतिया मिले थे मोरबी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा कि सुपरसीड की जा सकती है। तो मतलब सीधा अंदेशा मिल रहा है कि कांति अमृतिया भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, जो मोरबी हादसे में सीधा पहले कूदे थे नदी में लोगों को बचाने के लिए, चश्मदीद थे। उन्होंने जिस तरह से इशारा किया था व्यक्तिगत रूप से। जी हाँ मेहुल आप हमारे साथ बने रहें, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें आपको, जो कि गुजरात से आ रही है। गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर, क्रिकेट खेलने के बाद 2 युवकों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। सीने में पहले दर्द उठा, अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। राजकोट और सूरत की ये घटनाएं हैं। पिछले 20 दिनों में हार्ट अटैक से 5 युवाओं की मौत हो गई है। तो गुजरात के राजकोट और सूरत में रविवार को क्रिकेट खेलने के कुछ समय बाद ही 2 युवकों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। खेलने के कुछ देर बाद दोनों के ही सीने में दर्द उठा और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। गुजरात में इससे पहले भी क्रिकेट खेलने के बाद लड़कों की मौत हो चुकी है। ये घटनाएं राजकोट और गांधीग्राम में हुई थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेहुल झाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहुल, बेहद ही दुखद खबर कि 2 जो युवक थे क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद उनको हार्ट अटैक होता है और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। देखिए रवीश जी, ये न केवल चिंता बल्कि चिंतन का विषय है कि युवा जो कि 25 से 35 साल की उम्र के हैं, उन युवाओं को अगर खेलने के दौरान, क्रिकेट के दौरान हार्ट अटैक आता है तो ये बड़ा गंभीरता का विषय है। क्योंकि जिस तरह से 5 युवाओं की पिछले 20 दिनों में क्रिकेट खेलने के पश्चात मौत हो गई। कल ही एक जो पत्रकार था राजकोट का, जिग्नेश चौहान, वो बैटिंग करने के बाद वापिस आया, 18 गेंदों में तकरीबन 32-35 रन बनाए थे। आउट होकर पेवेलियन लौटा और कुर्सी पर जैसे ही बैठा, उनको दोहरा अटैक आया और वहां कुर्सी पर ही उनकी मौत हो गई। ये पोस्टमार्टम वाली जो रिपोर्ट है, पहले सूरत का एक लड़का था, वो शादी समारोह में आया था बहन के यहाँ, वो क्रिकेट खेलने के बाद उनकी भी अटैक आने से मौत हो गई। तो जिस तरह से युवाओं में अटैक का मामला है, हार्ट अटैक आना, ये एक बड़ा गंभीरता का विषय है। किस तरह से ये खेलने के पश्चात इन युवाओं के सीने में दर्द उठता है और तुरंत ही वहां उनको अटैक आ जाता है। गुजरात में पिछले 5 दिनों में 5 ऐसे लड़के जो है युवा, जिनकी उम्र 22 से 35 साल की है, उन लड़कों की क्रिकेट खेलने के तुरंत पश्चात या क्रिकेट खेलते वक्त मौत हो गई हो। इससे युवाओं में काफी मतलब घबराहट सी फैली हुई है कि किस तरह से ये युवाओं में हार्ट अटैक का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। जी मेहुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। मेहुल झाला हमारे सहयोगी हमें तमाम जानकारी दे रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के कई राज्यों में मौसम ने करवट ली है। गर्मी ने फरवरी महीने में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 50 साल का रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ा है। गुजरात के 9 शहरों में तापमान 38 डिग्री से ज्यादा हो गया है। सौराष्ट्र, कच्छ में हीट वेव का अनुमान जताया जा रहा है। तो गर्मी ने फरवरी महीने में
50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 38 डिग्री टेम्परेचर गुजरात के 9 शहरों में पहुंच चुका है। साथ ही साथ सौराष्ट्र और कच्छ में हीट वेव का अनुमान लगाया जा रहा है। फरवरी का महीना अभी चल रहा है, लेकिन इसी बीच गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि गुजरात के कई शहरों में तापमान 38 डिग्री से ज्यादा पहुंच गया है। 50 सालों का रिकॉर्ड गर्मी का टूटता हुआ नजर आ रहा है। अगली बड़ी खबर, भिवानी कांड पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी खूब हो रही है। इसी बीच हमारे संवाददाता ने वीएचपी के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नगीना में सर, जिस तरीके से आज आप परिवार से भी मिलने गए थे और पुलिस की जो कार्रवाई रही है, राजस्थान पुलिस की अगर बात करें, जो परिवार है रात में दबिश देते हैं, बल्कि एक जो बच्चा है उसकी भी मौत की खबर आ रही है, क्या कहा परिवार ने? राजस्थान पुलिस की कार्यवाही केवल तालिबानी कार्यवाही थी, कुछ और नहीं। भरतपुर के किसी थाने में बैठकर एक स्क्रिप्ट लिखी गई। उस स्क्रिप्ट में उन लोगों का नाम जोड़ा गया जो बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। वो सब अलग अलग रहते हैं, कोई मानेसर रहता है, कोई पलवल रहता है, कोई हतीन रहता है, और उन सबका नाम जोड़कर लोहारू, जो वहां से 200 किलोमीटर दूर है, वहां एक जली हुई जीप के अंदर 2 कंकाल मिलते हैं। उनको एक बिना जांच के कहा जाता है कि ये मुसलमान थे जिनको बजरंग दल के लोगों ने मार दिया। और ये फर्जी एफआईआर रचकर, जो राजस्थान सरकार के किसी मंत्री के आदेश पर रची गई, पूरी जिम्मेदारी से ये बात मैं कह रहा हूं। उसके बाद वो न केवल मीडिया में दुष्प्रचार करते हैं, अपितु उनके घर में जाकर जिस प्रकार की दबिश करते हैं, वो किसी सभ्य समाज में अनुमति नहीं दी जा सकती। सुबह 3 बजे दरवाजे ठकठकाते हैं, नहीं खोलोगे तो गोली मार देंगे। जो सामने आया उसको पकड़कर मारते पीटते जीप के अंदर डाल दिया। और जिस व्यक्ति के घर पर गए थे, उसकी एक गर्भवती पत्नी वहां पर खड़ी थी, उसको धक्का मारा। धक्के मारने के परिणाम स्वरूप वो गिरी, ब्लीडिंग शुरू हो गई, और जब उसको हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने कहा इसकी बच्ची दानी फट चुकी है, हम दोनों को नहीं बचा पाएंगे। बच्चा नहीं बचा, 9 महीने का गर्भ था। इसका दोष सीधे सीधे गहलोत सरकार को जाता है। वो हत्यारी सरकार है। चंद मुस्लिम वोटों की खातिर अपनी गद्दी को बचाने के लिए वो पहले भी हिंदू विरोधी कृत्य करते रहे हैं, जिहादियों को संरक्षण देते रहे हैं, और इस केस में भी उन्होंने वही किया। कैमरामैन उपेंद्र के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, गुरुग्राम। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।